हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस विद सम स्मॉल टॉपिक। उसमें से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कुछ जस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम, डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कल जो हमने डाइपोल लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था, तो उसको अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। डाइपोल इज प्लस क्यू माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। लेट्स से वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लगाया है, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें डाइपोल रखा हुआ है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव पे इनवर्ड। तो अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कैसा फोर्स लगाएगा? रिपेल का, यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। नीचे वाली पॉजिटिव साइड इसको रिपेल करेगी, फोर्स अपवर्ड लगेगा। ये नीचे की पॉजिटिव साइड नेगेटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है, तो फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट। बट यहां पर जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से दिस विल टेंड टू मूव। ये यहां लग रहा है, ये यहां लग रहा है, तो दिस विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल। तो होगा क्या? ये डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ थीटा एंगल से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इस पे नेट फोर्स की अगर बात करें तो नेट फोर्स 0 है, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। नेट टॉर्क 0 नहीं है, इज नॉन जीरो, एंड विच इज इक्वल्स टू, टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी वजह से है ये टॉर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की वजह से। डाइपोल की प्रॉपर्टीज हमने कल एक ही टर्म में डिफाइन कर दी थी, डाइपोल मोमेंट। तो पूरे डाइपोल की प्रॉपर्टी किसकी वजह से? डाइपोल मोमेंट की वजह से। उसको एक ही टर्म में हम समराइज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज टॉर्क? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। अच्छा, ये हम कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, कहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं? जो भी चीज रोटेशनल होती है, रोटेशन की जब बात होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। जो भी चीज डाइवर्जिंग होती है, डाइवर्जेंस की जब बात होती है, कोई चीज अगर इस तरह से फैल रही है तो हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, और अगर वो रोटेट हो रही है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। लेट्स समराइज दिस टॉपिक। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, हमने अपवर्ड लिया है, आप डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर की वजह से ये फोर्स अपवर्ड लग रहा है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव की वजह से फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। फोर्सेस इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स 0। बट क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन, अगर एक ही पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगते हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं, बट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो कुछ सेपरेशन पे है, जिसकी वजह से एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगी। टॉर्क जिसकी वजह से वो रोटेट होने की टेंडेंसी रखेगा। कैसे डिफाइन करेंगे इस टॉर्क को? किसकी वजह से है ये टॉर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और डाइपोल की वजह से। डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? डाइपोल मोमेंट। तो हमारा टॉर्क का क्या निकल के आया यहाँ से डेफिनेशन? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। और अगर आप इसको फर्दर, वैसे तो ये अपने आप में कंप्लीट है, आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है तो साइन थीटा आप लगाते हैं, ईपी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू ईपी साइन थीटा। कब लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? जब रोटेशन की बात हो।
कब लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट? जब डाइवर्जेंस की बात हो। ठीक है, नोट कर लीजिए ना। नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन स्मॉल एंड इजी टॉपिक। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो हम पॉइंट चार्ज ही कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की, बट चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज तो रहने नहीं वाला है। लेट्स से एक पूरी लाइन है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन की टोटल लेंथ L ले लेते हैं, और अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लूं, ये छोटा सा पार्ट मैं यहां से इसका कट करूं, तो इसकी कितनी लेंथ होगी? डेल्टा L, छोटे से पार्ट की लेंथ डेल्टा L, स्मॉल लेंथ। अगर इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके छोटे से पार्ट में कितना चार्ज होगा? अ स्मॉल चार्ज, दैट इज डेल्टा Q, स्मॉल चार्ज। तो इसकी चार्ज डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, चार्ज डेंसिटी, तो क्या होगी? स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी का तो डेफिनेशन ही ये है, जैसे आपने जो सबसे पहले डेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ा वो क्या पढ़ा है आपने? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चार्ज के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये चार्ज डेंसिटी हुई। चार्ज डेंसिटी क्या हुई? चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमारे पास लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास एरिया वाला ऑब्जेक्ट होगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसको बोल रही हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। तो आपके पास क्या निकल के आया? लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। दिस इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये क्या बताती है? ये बताती है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। चार्ज तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम की एक टर्म को डिफाइन किया है, लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू डेल Q बाय डेल L। क्लियर? नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम क्या करेंगे? लाइन की जगह हम एक सरफेस ले लेंगे, ये थर्ड वाला है, लाइन की जगह एक सरफेस ले लिया हमने। उस सरफेस में से अगर मैं थोड़ा सा सरफेस ले लूं तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा S, स्मॉल सरफेस। उस डेल्टा S में चार्ज कितना होगा? डेल्टा Q, स्मॉल चार्ज। डेल्टा S इज स्मॉल सरफेस, एंड डेल्टा Q इज स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density represented by sigma, which is equals to del Q by del S। ठीक है, अगर हमारे पास एक सरफेस है और हमें उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया निकालना है, तो डेल Q बाय डेल S से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये जो S है ये हमने स्मॉल एरिया के लिए लिया है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, अगर हम वॉल्यूम ले लें, दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, इसमें से हमने एक वॉल्यूम ले लिया है, छोटा सा वॉल्यूम अलग किया, तो उसको बोलेंगे डेल V। उसमें जो चार्ज होगा वो होगा डेल Q। तो डेल V इज अ स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो।
दिस, राइट। तीन तरह के हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा डेल क्यू बाय डेल एल, surface charge density represented by sigma del q by del s, and volume charge density represented by rho del q by del v। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, अभी हम इसका अप्लाई करेंगे इसको गॉस लॉ में, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, तब आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ये कह रहे हैं कि चार्ज के पास कम होगा, चार्ज से दूर जाने पे ज्यादा होगा। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कम ज्यादा होगा? जैसे नॉर्मली अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ इसका ये रेट ऑफ फ्लो है, एक पर्टिकुलर उसमें एरिया लगा कि पर सेकेंड कितना लिक्विड इस सरफेस से पास हो रहा है। तो फ्लक्स में ऐसा तो कुछ है नहीं, फिजिकली तो ये नहीं फ्लो कर रहा है, बट हम अपने कन्विंस के लिए इसको मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर सरफेस लगाएं, एक सरफेस एस लगाएं, और हम ये देखें कि उसमें से पर्टिकुलर टाइम पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में से पास होगा उसको बोलेंगे फ्लक्स, डिनोटेड बाय फाई। फाई से डिनोट करेंगे हम फ्लक्स को। तो किसी भी सरफेस का, अगर मान लीजिए सरफेस है, कोई एरिया है, ये किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ये है इसका डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। अब ये फ्लक्स किसकी वजह से है? ये जो मैंने एरिया लगाया है इसकी वजह से है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो यहां से फाई का डेफिनेशन कैसा आएगा? फाई का डेफिनेशन आएगा ई डॉट डीएस। डीएस है स्मॉल एरिया, मैंने कोई स्मॉल एरिया लिया, अभी एंटायर एरिया मैंने नहीं लिया है, और एरिया का डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? अ स्मॉल एरिया के साथ। अगर मैं स्मॉल एरिया ना लेकर के कंप्लीट एरिया लूं तो ये क्या हो जाएगा? फाई टोटल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब मुझे इसको पूरा करना है। अगर आप इंटीग्रल के टर्म में कह रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रल, और अगर आप समेशन के टर्म में कहेंगे तो ये हो जाएगा समेशन, ई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन डेल्टा एस, यानी जो भी छोटी छोटी सरफेसेस आपने ली हैं सबको ऐड कर दो। अगर एक छोटी सरफेस की वजह से आपके पास इतना फ्लक्स आ रहा है तो सारी छोटी सरफेसेस को ऐड करने के बाद आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई टोटल कितना हो गया? ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या बनता है? ई डी एस कॉस थीटा, राइट। फ्लक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर आपने सरफेस को ऐसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जस्ट लाइक माई हैंड, तो सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, ठीक है। सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, दैट इज कॉस 0, यानी कि उस टाइम पे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा यहां से। बट अगर आपने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रख दिया, ये सरफेस को आपने ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो सरफेस का डायरेक्शन कहाँ है? ये सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बना रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ मैच करा करके सरफेस का डायरेक्शन रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अगर आपने सरफेस को इस तरीके से लगाया कि उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाए तो 0 फ्लक्स पास होगा। और अगर अदर देन कोई एंगल है, अगर आपने सरफेस को अदर देन किसी एंगल पे रखा है तो आपका इस वैल्यू से कैलकुलेट होगा कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, राइट।
समराइज करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आपने एक कोई छोटी सी सरफेस ली है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में उस सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है उसको आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और सरफेस की वजह से। तो आपने डिफाइन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जिंग है इन नेचर तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अगर इसको एक्सपेंड करें तो ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? अगर आपने अपनी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरीके से रखा है कि एंगल 0 बन रहा है सरफेस के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। और अगर आपने उसको 90 डिग्री रख दिया तो आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने एक छोटे से एरिया के लिए कैलकुलेट किया डीएस। अगर हमें पूरे एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा, फाई डॉट डीएस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें क्लोज इंटीग्रल करते हैं तो फाई टोटल किसके बराबर हो जाता है? फाई टोटल ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डेल एस, और अगर आप छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कंप्लीट एरिया, कंप्लीट एरिया। तो ये क्या हो गया? फाई टोटल आपका किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंप्लीट एरिया जो भी आपने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज गॉस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बीटेक लेवल तक काम आने वाला है। गॉस लॉ named after the scientist who performed this experiment and calculated some results. गॉस ने एक पॉइंट चार्ज लिया, दैट इज Q, उसको कंप्लीटली सराउंड किया। एक पॉइंट को कंप्लीटली सराउंड करने के लिए कौन सी शेप बेटर है? अ स्फेयर। ये आपको 2D में दिख रहा है तो सर्कल दिख रहा है। बेसिकली अगर एक पॉइंट को मुझे कंप्लीटली कवर करना है तो एक स्फेयर बनेगा, राइट। हर डायरेक्शन में r रेडियस पे हमें लेना है, ठीक है। अब वो चाहते थे कि इस सरफेस से आने वाले, बाहर आने वाले फ्लक्स को वो स्टडी करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E इंटू टोटल एरिया। फाई कितना है? E इंटू टोटल एरिया। तो टोटल एरिया इस सरफेस का क्या होगा? मैं कह रही हूं ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है? 4πr², राइट। तो इसमें रख के देखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई की जगह क्या रखेंगे? के क्यू बाय r² इंटू एरिया कितना है? 4πr²। वैल्यूज पुट करते हैं, के की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 r² q इंटू 4πr²। 4π कैंसल्स 4π, r² कैंसल्स r²। क्या हमारे पास बचा है? q/ε0। फाई टोटल इज इक्वल्स टू q/ε0। This was the experiment performed by him, the derivation. गॉस लॉ का कंप्लीट डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, विदाउट डेरिवेशन हमें स्टेटमेंट यूज करना है गॉस लॉ का। What he stated from this calculation, he stated that phi total for any surface, ये हमने स्फेयर लिया था, आप कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका जो डिडक्शन रहा इससे वो ये रहा कि टोटल फ्लक्स coming out of any surface is equals to total charge enclosed by the surface upon ε0, right? तो यहां से इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। गॉस स्टेटेड टोटल फ्लक्स coming out of any surface is equals to total charge enclosed by the surface divided by
एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट। और इसके बाद आप लिख देंगे फाई टोटल। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई टोटल होता है क्यू नेट, टोटल चार्ज जितना भी उस सरफेस ने इनक्लोज किया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज, राइट। क्या खास बात है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस ओनली, एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस ओनली। जिस सरफेस को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। द सरफेस chosen is named as Gaussian surface. राइट, क्या है गॉस लॉ? एक लाइन में आप इसको ऐसे हमेशा के लिए याद रखेंगे, बीटेक में बहुत काम आने वाला है आपके। गॉस लॉ क्या है? गॉस ने बताया कि किसी भी सरफेस से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है उसके अंदर जितना भी चार्ज रखा है वो चार्ज टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको कैसा भी चार्ज दे दिया जाए, कैसा भी सरफेस दे दिया जाए, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जस्ट sum up the charge enclosed by the surface and divided by epsilon naught. सिंपल। एप्लीकेशन देखते हैं इसके। गॉस ने जो ये बताया इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तीन मेन एप्लीकेशन गॉस लॉ के यहाँ पर हम देखेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से तो उन्होंने डिड्यूस किया ही था। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये सेट कि अगर कोई वायर है जिसपे थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? एक सरफेस से बाहर आने वाले जो जितना भी चार्ज एक सरफेस में इनक्लोज है उसके बराबर। तो एक इस पहले कोशिश करते हैं कि हम किसी एक सरफेस से इसको इनक्लोज कर पाए। तो इसकी शेप के हिसाब से कौन सी सरफेस बेटर रहेगी इनक्लोज करने के लिए? सिलेंडर। हम इसके चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो फाई कितना होता है? फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, सॉरी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपर्टी। E इंटू टोटल एरिया, E इंटू एरिया ऑफ सरफेस। और गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला Q नेट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक जो डेफिनेशन से है कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया। गॉस ने बताया कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, फ्लक्स आ जाएगा। तो यहां से हम करते हैं E इंटू टोटल एरिया कितना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH, और यहां पर हम अगर इसको लेंथ को, वायर की लेंथ को L मान रहे हैं तो सिलेंडर की लेंथ भी L ही होगी। अगर हमारे पास वायर की लेंथ L है तो एरिया हो जाएगा 2πRL इज इक्वल्स टू। अब हमें देखना है टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। हमें एक छोटे से पार्ट का चार्ज पता है। छोटे से पार्ट का चार्ज कैसे पता है? अभी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। इस छोटे से पार्ट में कितना चार्ज है? लैम्डा। अगर मैं इस लैम्डा को पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी लेंथ का चार्ज आ जाएगा। अगर इतने पार्ट का, यूनिट पार्ट का लैम्डा है तो पूरी एल लेंथ का कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। यहां से ई अगर हम निकालें तो हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट
lambda, sorry, L to L cancel, which is equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. This is the final expression for E. For a long wire, E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. क्लियर, वेरी सिंपल. आपको एक लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था. आपने उस एक लॉन्ग वायर को सराउंड किया है एक हाइपोथेटिकल सरफेस से. लॉन्ग वायर के अकॉर्डिंग सरफेस कौन सी हमें चूज करनी थी? सिलेंड्रिकल. उसके बाद हमने डेफिनेशंस लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के. दो डेफिनेशन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एंड गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमने दोनों को ही कंपेयर किया है. ई इंटू एरिया, एरिया सिलेंडर का कौन सा लेंगे? सिर्फ आप सरफेस एरिया लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, बॉटम वाला नहीं लेंगे, क्योंकि चार्ज एक रॉड से कैसे निकल रहा है? उसके चारों तरफ निकल रहा है, उसमें से बीच में से नहीं आएगा. हमने पहले ही पढ़ा था कि कंडक्टर में बीच में चार्ज नहीं होता, सरफेसेस पे होता है. तो इसकी सरफेस है जो चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए इमिट कर रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यू नेट, टोटल चार्ज. हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हमें इसे गॉस लॉ में अप्लाई करना था. अगर एक यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो टोटल लेंथ का चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल. ये टोटल चार्ज हो गया है. यहाँ से ई को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के बाकी सब सेकंड साइड पे भेज के हमने उसको कट आउट करके कैलकुलेट किया. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. राइट. सेकेंड एप्लीकेशन इसका देखेंगे, ड्यू टू सरफेस. अगर कोई सरफेस है तो उसकी वजह से चार्ज कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस. अ शीट भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई शीट ली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. लेट्स सपोज ये एक शीट है, इसको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा दूसरी तरफ भी होगा. तो अगर मुझे इसे सराउंड करना है तो समवॉट कैसा शेप मुझे लेना चाहिए? एक रेक्टेंगल टाइप शेप मुझे लेना चाहिए. ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस हमने ले ली. राइट. अब इसमें क्या होगा? फाई कितना होता है? ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. मैं इस पूरी शीट का एरिया ए से डिनोट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई इंटू एरिया. कितने सरफेसेस हैं? इधर भी चार्ज होगा उधर भी चार्ज होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना. तो इसका 2 टाइम्स करना है हमें. ठीक है. एक ईए इधर के लिए, एक ईए उधर के लिए, 2 ईए हो गया. टोटल चार्ज कितना है इसके पास? छोटे से एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो पूरे एरिया के लिए कितना हो जाएगा चार्ज? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से ई कितना आ जाएगा? ए कैंसल्स ए, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट. ये हो गया आपका. वेरी सिंपल. आपको ये ध्यान भी रख लेना कि ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है शीट की वजह से. इसे हमें यूज करना पड़ेगा कैपेसिटर को पढ़ते टाइम. राइट. थर्ड एप्लीकेशन पे जाते हैं. दैट इज समवट इंपॉर्टेंट देन दीज टू. एक शेल की वजह से, एक थिन शेल है पूरी इस तरह का जिसपे चार्ज है. राइट. इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इसकी वजह से दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. एक तो इनसाइड द शेल हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज है तो वो तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डाइवर्ज करेगा ना. तो इसको पॉइंट क्यू बोल देते हैं, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं. तो पहले हम आउटसाइड निकाल के देखते हैं. एट पॉइंट पी कितना चार्ज इनक्लोज है इस पॉइंट पी के अंदर? ये पूरी जो सरफेस है ये पॉइंट पी के अंदर ही है ना. ये चार्ज पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर ही है. तो कितना हो जाएगा ये ई. और यहाँ पर मैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लेती हूँ जिसने इसको पूरा सराउंड किया हुआ है. ये ले ली मैंने हाइपोथेटिकल सरफेस. तो ई इंटू मेरी हाइपोथेटिकल सरफेस, ये मैं इसको मान लेती हूँ कि इसका रेडियस है कैपिटल आर एंड देन इसका रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल आर. तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू एरिया ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस.
एरिया ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस कैसा हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा रेडियस, बाहर वाले का रेडियस, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो है हमारे पास वो ये है, ये भी एक एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, सरफेस है ना, सरफेस अगर इतना सा सरफेस लूं तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा सिग्मा, तो पूरे का कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो दो जगह पॉसिबल है, या तो इनसाइड द शेल होगा या आउटसाइड द शेल होगा। सबसे पहले मैं एट पॉइंट पी यानी कि आउटसाइड पे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, उसके लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ किया है। अब ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ई इंटू हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया, तो ई इंटू हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया हमने लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, ये सरफेस पूरा इसके अंदर चार्ज है, तो इसका ये छोटा सा अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा, और इसको पूरे इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी रिंग का चार्ज आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, ई इज इक्वल्स टू 4 पाई कैंसिल्स 4 पाई, तो ई आपके पास आ गया है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, एट पॉइंट पी इतना आपका आएगा। अब इनसाइड देखते हैं, दैट इज एट पॉइंट क्यू देखते हैं, एट पॉइंट क्यू, ये हाइपोथेटिकल सरफेस बाहर से हटा करके अंदर शिफ्ट कर देंगे, लेट से मैंने अंदर यहाँ एक सरफेस ले ली जिसका रेडियस अगेन मैंने स्मॉल आर मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इंटू आपकी हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया, हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो चार्ज जो आपकी हाइपोथेटिकल सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। क्या इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, सारा चार्ज तो इसके बाहर है, इसने कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया, और अगर इसने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया तो इट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई शेल है जिसके ऊपर चार्ज है तो उसकी वजह से आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कहीं पर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट अगर आप इनसाइड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू जीरो। दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर वाइंड अप होता है। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।